देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिखा, आराम से पढ़ना कि पहला विश्व क्रिकेट कप कब शुरू किया गया था आपके। ऑप्शन में दिया गया 1980, 1978 में, 1974 में, 1975 में। यानी कि जो पहला विश्व वर्ल्ड कप जीता था वो किसने जीता था आपके। सबसे पहले की अगर बात करें तो याद रखना, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईसीसी। क्या बोलते हैं भैया। एक बात बताइए, आईसीसी का मुख्यालय कहां पे पड़ता है। आईसीसी का मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसका मुख्यालय पड़ता है आपके दुबई। कहां पड़ता है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका मुख्यालय इंग्लैंड के लॉर्ड्स में था। कहां पे था। लॉर्ड्स में था। और जो पहला विश्व क्रिकेट कप आपका 1975 में हुआ था। कब हुआ था। 1975 के अंदर सबसे पहले 1975। एक याद रखना, आपको कॉपी पेन साथ रखना सारे दोस्तों। एक आपसे पूछ लेगा 1979 का। ये दोनों की अगर बात की जाए तो ये जीते थे आपके वेस्ट इंडीज ने। किसने जीते थे। वेस्ट इंडीज ने। कोई बड़ी बात नहीं, लिख लो यार दोस्त। लिखेड़ी चीज याद हो कर। आप कई बार सुमन नाम को लिखे करा, जब पूजा नाम लिखो तो याद है जो मैं सुमन लिखो पहली, तो यह सुमन पूजा दोनों है। हाँ इधर आ। जब 1983, 1983 में किसने जीता था। भारत ने। 1983 में भारत ने जीता। फिर उसके बाद आपका आता है 1987। कब आता भैया। 1987। 1987 में किसने जीता तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हुआ था आपके 1992 में। कब हुआ था। 1992। और 1992 का जो हुआ था वो जीता था आपके पाकिस्तान ने। किसने जीता था। पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद हुआ आपके 1996। कब हुआ। 1996। और 1996 में किसने जीता था। श्रीलंका। किसने जीता भैया। श्रीलंका। उसके बाद हुआ आपके 1999। कब हुआ। 1999। 1999 की अगर बात करूं तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर हुआ आपके 2003 में। कब हुआ। 2003 में। फिर दोबारा किसने जीता भैया। ऑस्ट्रेलिया ने। फिर दोबारा हुआ 2007 में। कब हुआ। फिर ये किसने जीता आपके भैया। ऑस्ट्रेलिया। फिर 28 साल के बाद यानी कि 2011 में ये खिताब किसने जीता। भारत ने। तो कई बार यही प्रश्न आता है कि भारत ने वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है। एक तो ये पूछ लेता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2011 के बाद सीधा डायरेक्ट 2015 में आपका होता है। और 15 में किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने। फिर आपका हुआ 2019 में। ये एकदम फैंटास्टिक मैच हुआ था, क्योंकि एक साइड थी न्यूजीलैंड। कौन थी भैया। और दूसरी साइड थी इंग्लैंड। कौन थी। इंग्लैंड ने भी, न्यूजीलैंड ने भी टारगेट दिया 241 का, तो इंग्लैंड ने भी टारगेट यानी कि ऑल आउट हो गई 241 पे। इन दोनों के बीच में एक ओवर होता है जिसको बोलते हैं सुपर ओवर। और दोनों टीमों ने सुपर ओवर में भी कितने कितने रन मार दिए। 15। अब इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड काउंसिलिंग ने एक कमेटी बिठाकर ये बोला कि जिस मैच में जिस व्यक्ति या जिस टीम ने सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाई है या बाउंड्री मारी है उसके आधार पे उसको क्या बना दिया जाएगा, विजेता। तो इंग्लैंड वालों की बाउंड्री ज्यादा थी, इस कारण कौन जीत गए आपके। इंग्लैंड। तो 2019 की अगर बात करें तो आपका जवाब क्या मिलेगा, इंग्लैंड। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके लेटेस्ट कब हुए, 2023 में। और 23 में भारत हार जाता है और जीत कौन जाता है भैया, आपके ऑस्ट्रेलिया। अब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया कितनी बार वर्ल्ड कप जीती है। ऑस्ट्रेलिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार। 4 बार आपके। कोई दिक्कत कौन, कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। तो 1 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार और 6 बार। इधर आ दीपक। वेस्ट इंडीज ने कितनी बार जीती है वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज ने 2 बार। और भारत ने कितनी बार जीते हैं, पाकिस्तान ने। अगर आप मैं पूछ लो आपके वर्ल्ड कप कब होगा, 2000 और 2027 में 3 देश मेजबानी करेंगे इसके। कितने देश। एक का नाम है दक्षिण अफ्रीका। एक का नाम जहां से आपके 8 चीते लिए गए थे, मोदी द्वारा लेके आए थे और कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़े, नामीबिया। नामीबिया।
नामीबिया याद रखना आपको। फिर वो एक देश और आपका याद रखना, जिम्बाब्वे। तो यानी कि 3 देश आगामी होने वाले वर्ल्ड कप की क्या करेंगे, मेजबानी। अगर पर्सन आ जाए कि 2023 में जो हुए थे इसकी मेजबानी किसने की थी, भारत ने की थी, और भारत हार गया ना सेमीफाइनल, यानी कि फाइनल कौन हारा था आपके, और जीती कौन। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्रिकेट को संभालने वाली संस्था का नाम क्या है, आईसीसी। आईसीसी का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ग्रेगर ब्रेक्कल। ग्रेगर ब्रेक्कल याद रखना। एक अपनी आती है बीसीसीआई, और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी आपके 1928 में। इसके वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो याद रखना सौरव गांगुली की जगह आ गया रोजर बिन्नी। कौन है भैया, लेकिन याद रखना इस बीसीसीआई के आपके सचिव, कई बार पूछता है सचिव, तो आपका जवाब मिलेगा जैसा। कौन भैया, जैसा। और किसके बेटे हैं ये, अमित शाह के। और इस बीसीसीआई का मुख्यालय अगर पूछे तो कहां बताओगे आप, मुंबई में। आप ध्यान रखना शुरुआत के लेकर यानी कि 1983 और 1987, तो 1987 से जो पूर्व आपके मैच होते थे वो कितने ओवर के होते थे, सॉरी 60 ओवर के। कितने ओवर के, जब ऑस्ट्रेलियन जीता था तब यानी कि जो ये मैच हुए थे ये कितने कितने ओवर के थे, 50-50। तो ये भी कई बार प्रश्न आता है कि क्रिकेट में जो आपके ओवर होते थे वो पहले कितने ओवर के मैच होते थे इंटर, और फिर उसके बाद में ये 50-50 ओवर की शुरुआत कब हो रही है, 1987 में। कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा बात बताइए मुझे, जो क्रिकेट में खेले जाते हैं आपके स्टंप देखे होंगे आपने, एक स्टंप यानी कि दूसरे स्टंप के बीच में दूरी पूछता है कई बार, ये कई बार पूछा जाती कितनी है भैया, 22 गज आपको बताना है। अब एक बात बताइए, अभी तक वह कौन सी टीम है जिसने वर्ल्ड कप नहीं जीता, काफी सारी टीमें मिल जाएंगी। दक्षिण अफ्रीका भी है आपके, और न्यूजीलैंड भी आपके, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका ने जीता है क्या, हाँ 1900, हाँ। और पाकिस्तान कब जीती थी, 1992। अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड है इसका मुख्यालय किस जगह पे है, लेकिन भारत के अंदर जो क्रिकेट होता है उसका मुख्यालय कहां पे है। और अगर मैं पूछ लूं इस बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अब कई बार प्रश्न आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खेल कौन सा खेला जाता है, फुटबॉल। कौन सा भैया, फुटबॉल। अगर मैं आपसे पूछ लूं भारत का क्या राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, याद रखना भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऐसा कारनामा कब हुआ कि पहली बार ओलंपिक खेल में 1928 में हॉकी टीम को शामिल कर दिया, सुन लो पहली बात। तो पहली बार हॉकी टीम ओलंपिक में कब जाती है आपके, 1928 में। और ये लगातार 1928 से लेकर 1956 तक इसने भारत को यानी कि कितने गोल्ड मेडल जितवाए। इस कारण भारत का राष्ट्रीय खेल किसको बना दिया। हालांकि इंटरनेट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये राष्ट्रीय खेल का दर्जा हॉकी को प्राप्त नहीं है, लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आपका बना रखा है। एक प्रश्न बता दो, इस हॉकी के अंदर भारत ने अभी तक कुल कितने पदक जीते हैं ओलंपिक के अंदर, हॉकी टीम ने। तो हॉकी टीम ने टोटल पदक कितने जीते हैं आपके, 12 में से आपके 8 क्या है, गोल्ड आपके। कितने भैया। अब एक बात बताओगे मुझे, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल में होता है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं वो कितने साल के गैप में होते हैं, तो ये वाले भी खेल कितने गैप में होते हैं। जैसे आपने सुना कि सर आईसीसी वर्ल्ड कप में ये कौन से मैच है, वनडे। कौन से भैया, ये वनडे का मतलब एक दिवसीय, क्या है भैया। और एक दिवसीय के अलावा कोई मैच होते हैं जैसे उनको टेस्ट मैच बोल सकते हैं या बोल सकते हैं T20, क्या बोल सकते हैं। तो T20 की शुरुआत अगर मैं पूछ लूं कब हुई थी, 2000, और इसने भारत ने पहला खिताब इसी ने जीता था। अब T20 आपके 2024 में होंगे, क्या होंगे, T20 इस साल होंगे। अब देखो कौन जीतेगा। T20 का भारत में कप्तान किसको बना रखा है, जो वर्तमान में रिटायर्ड है, आराम से घर बैठा है, हाँ हार्दिक पांड्या। उसकी जगह कौन काम कर रहा है अभी, शिवम दुबे। और रिंकू ने तो कहर मचा रखा है। मैच देखा करो भाई साहब, चीजों को देखोगे याद होगी। अब दिखा रहा हूं ना मैं, देखो पर्सन में क्या दिया गया, दोबारा पढ़ना है आपसे।
कोई बड़ी बात नहीं है, भारत के राष्ट्रीय झंडे में सबसे ऊपर रंग की बात कर रहे हैं। याद रखना दोस्तों, झंडे से रिलेटेड कई बातें आती हैं। देखो, झंडे की जो शुरुआत हुई थी ये सन 1904 में हुई थी। कब हुई थी? सर 1904 में। फिर धीरे धीरे करते करते हमने 22 जुलाई 1947 को एक राष्ट्रीय ध्वज का नाम आता है, जिसका नाम आता है तिरंगा। इस तिरंगे को अपना लिया, क्या कर लिया? और इस तिरंगे का जो डिजाइन दिया था वो सबसे पहले दिया गया था आपके 1921 के अंदर, और वो दिया था आपके पिगली वेंकैया। किसने दिया था? पिगली वेंकैया। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिजाइनर कौन है? डिजाइनर। तो याद रखना, पिगली वेंकैया याद रखना, आपको कर लोगे। अब एक छोटा सा प्रश्न इतना बता दो कि राष्ट्रीय ध्वज की अगर मैं लंबाई पूछूं तो क्या बोलोगे? अगर मैं आपके राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई बोलूं तो? और इस लंबाई चौड़ाई के इस एक आयत के अंदर अगर मैं पूछ लूं कितनी क्षैतिज पट्टियां हैं, कितनी क्षैतिज पट्टियां हो गई? 1 2 और 1, और 3 वाली के बीच में एक 2 सेंटीमीटर का क्या बना हुआ इसके अंदर? बीच में व्यास बना हुआ। आपके क्या बना हुआ है? व्यास। सॉरी, आपके एक अशोक चक्कर बना, उसकी तिल्लियां कितनी है? कई बार यही पूछता है कि इसका मतलब क्या है कि भारत लगातार यानी कि निरंतर क्या करेगा? प्रगतिशील करेगा। प्रगतिशील, तो यानी कि प्रगतिशील करेगा भारत लगातार। अब एक छोटा प्रश्न बताइए, इस 24 तिल्लियों को कहां से लिया गया? सारनाथ के, वेरी गुड, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अब देखो एक बात आ गई यहां पे, अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय झंडा कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? अगर प्रश्न आ जाए कि सर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। और ये अशोक स्तंभ कहां से लिया गया आपके? और इस अशोक स्तंभ के नीचे एक चक्कर बना हुआ है, उस चक्कर का प्रयोग हमने कहां पे किया आपके? याद रखना, जब पिंगली वेंकैया ने एक ध्वज बनाया था, उस ध्वज को एक सिंपल से रंग दिए थे। क्या दिए थे भैया? सिंपल से रंग दिए थे। सबसे ऊपर रंग था आपका लाल, क्या नाम था? सॉरी, हरा, और फिर आपके पीला और लाल, इस प्रकार आपके 3 रंग थे। बीच में क्या लिखा था आपके? वंदे मातरम। और ये लिखने का कार्य किया था 1907 में आपके मैडम भीका जी। तो भारतीय झंडे का अगर आपसे सीधा प्रश्न आ जाए कि जनक किसको बोलते हैं, तो याद रखना मैडम भीका जी। मैडम भीका जी को राष्ट्रीय ध्वज का जनक बोलते हैं। अगर राष्ट्रीय जनक पूछे झंडे का तो क्या बताओगे? मैडम भीका जी। अगर प्रश्न आ जाए इस राष्ट्रीय ध्वज या झंडे का डिजाइनर कौन है, और भारतीय संविधान की संविधान सभा के लोगों ने इसे अपनाया कब, और इसकी लंबाई कितनी है? कई बार क्या होता है प्रश्न में आपको पहले चौड़ाई दे देता है, फिर क्या दे देता है? तो चौड़ाई आपको पूछे तो, और लंबाई बोले तो। 3 पट्टियां हैं, 3 में सबसे ऊपर जो रंग है उसका नाम है गहरा केसरिया। गहरा केसरिया बताता है आपको किसके लिए तैयार रहना है? बलिदान के लिए। किसके लिए भैया? साहस या ताकत या बलिदान। वहीं सफेद रंग बताता है आपको शांति बनानी है। क्या करनी है? शांति। वहीं पे आपको हरा रंग बताता है कि हरियाली या विकास या उर्वरकता के लिए। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? और कैसा केसरी है? गहरा। एक बात बताइए, नीला रंग है क्या? नीला रंग तो कहीं पे नहीं है। आपको याद रखना, नीला रंग का जो प्रयोग किया गया वो अशोक चक्कर में किया गया। कर दोगे? अब एक छोटी सी बात बताइए, इधर देख। अगर मैं पूछ लूं इस राष्ट्रीय ध्वज को 15 अगस्त को फहराना है तो किसकी भूमिका रहेगी, किसका हाथ लगेगा 15 अगस्त को? एक बात बताए, 15 अगस्त को क्या हुआ था? देश स्वतंत्र हुआ था ना। और कब हुआ था? 1900। तो देश में पहला पद किसका आ गया? पीएम का। किसका आ गया? चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे दूसरे देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया हो, चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया हो, तो 15 अगस्त को जो राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया जाता है वो कौन करता है? अपना हो चाहे बाहर का। लेकिन अगर 26 जनवरी को अगर प्रश्न आ जाए, हाँ, चाहे अपने देश का हो चाहे बाहर देश का, और ये दोनों जो किए जाते दिल्ली के लाल किले भवन पर। इस अगले प्रश्न को देखते, इतनी बातें ठीक है इस प्रश्न में। अगला देखिए, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है प्रश्न में कोई। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहां से लिया गया?
याद रखना दोस्तों, सत्यमेव जयते आपका क्या है, एक राष्ट्रीय वाक्य है। कई बार ये पूछता है सत्यमेव जयते हमारा क्या है गुरुजी, तो आपको बताना है ये आपका एक राष्ट्रीय वाक्य है। वाक्य क्या होता है, शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वाक्य, और अक्षर के समूह को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा मुंडोक उपनिषद। क्या हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद। कई बार ये प्रश्न जरूर आता है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नामक एक किताब है, क्या एक किताब ना बोलकर इसको आप क्या बोलोगे, ग्रंथ। और इस ग्रंथ की जानकारी दी थी भैया आपके चाणक्य ने। किसने दी थी, तो कई बार यही प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है। इस चाणक्य को ही बोलते कौटिल्य, और इसी को ही बोलते विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि सर जो अर्थशास्त्र नामक जो हम विषय पढ़ते हैं, जैसे किसी देश की इकोनॉमिक्स है, यानी कि इकोनॉमिक्स कौन बताता है, अर्थशास्त्र। उसके अर्थशास्त्र कैसे, व्यापार से, कृषि से, किससे जुड़ी है, ऐसे नामक सब्जेक्ट का जो जनक बना, वो जनक याद रखना एडम स्मिथ। कौन बना था, एडम स्मिथ। तो ये दो बातें अलग अलग हो गई कि एडम स्मिथ कौन है, तो आप बोलोगे सर अर्थशास्त्र के पिता हैं, या जनक है, या फादर है। लेकिन अर्थशास्त्र नामक जो रचना लिखी है, पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है, वो किसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है। और ये अर्थशास्त्र के बारे में कौन से वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। और मौर्य वंश का पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, ये कई बार प्रश्न आता है, गुरु चाणक्य। कौन था भैया, चाणक्य। अब एक बात बताइए, रामायण किसके द्वारा लिखी गई, रामायण की रचना किसने की, तो आपको बस शॉर्टकट में याद रख लो, वाल्मीकि। किसने भैया। अब एक बात बताइए, महाभारत किसने लिखी है, तो आप बोलोगे वेद व्यास। अब एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है। और यही प्रश्न आता है, क्या वेद व्यास ने वेदों की रचना की है, वेदों की रचना। तो आप बोलोगे वेदों की रचना बिल्कुल की। और कितने वेद बताए इसने, कितने वेद बताए, चार में। एक तो वेद है सबसे पुराना ऋग्वेद, और सबसे नया वेद है अर्थर्ववेद। लेकिन वेदों में एक वेद है जिसका नाम है सामवेद। क्या है, लेकिन जो हम संगीत वगैरह सुनते हैं ना, उसका उल्लेख सबसे पहले कहां मिला था। तो कई बार प्रश्न आता है संगीत का उल्लेख हमें कहां से मिलता है, तो संगीत का पिता किस वेद को बोला है, संगीत का जनक किस वेद को बोला है। लेकिन प्रश्न आएगा कि वेदों की रचना किसने की थी, वेद। और वेद व्यास ने ही क्या किया आपके। और एक प्लस में याद रखना, गीता। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पुस्तक पढ़ी जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है, बाइबल। बाइबल है सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाती है। गीता को तो पढ़ते भी नहीं, भारत में भी नहीं पढ़ते, 1 करोड़ लोग भी नहीं पढ़ते भारत में गीता को, 1 करोड़ भी नहीं पढ़ते, और जनसंख्या 140 करोड़ है, देख लो। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट, आराम से। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई व लंबाई, कोई नहीं बोलेगा, दीपक बोलेगा बस। वेरी गुड, धन्यवाद आपका। क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया, ध्यान से सुनना। इसने पहले क्या दे दी, तो चौड़ाई पूछे तो 2 बताना है, लंबाई पूछे तो 3 बताना है। तो यानी कि ये रेसो हो गया आपके, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इस राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया, फहराया गया। तो याद रखना, इसे 1907 के अंदर, 1907 के अंदर एक जगह है, उसको बोलते हैं स्टूटगार्ट, स्टूटगार्ट नामक जगह। और ये कहां पड़ती है, जर्मनी। और इसको फहराने का जो कार्य किया था, वो किया था मैडम भीका जी। किसने किया था, भीका जी। इसी के कारण इस मैडम भीका जी को इस ध्वज का क्या बता दिया, जनक। स्टूटगार्ट नामक जगह जर्मनी के अंदर पड़ती है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को भारत के अंदर जो फहराया गया था, यह फहराया गया था 1930 में। और यह फहराया गया था 26 जनवरी, क्योंकि जब अखंड भारत था, और अखंड भारत का एक देश पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में एक नदी है जिसका नाम है आपके रावी नदी। कौन सी भैया, और इस रावी नदी के तट पे फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और देश का पहला आजादी दिवस भी हमने कब बनाया था, यानी कि देश का पहला स्वतंत्रता दिवस। जितनी बातें एक्स्ट्रा बताओ ना, ये मत लिखना,
क्योंकि झंडे से बातें लिखोगे तो झंडे की याद रह जाएगी। ये फालतू लिखूंगा ना तो बाद में ये रहेगी गुरुजी ने ये लिखा क्या दिया। ये कभी दूसरा प्रश्न आएगा तब सुन लो, क्योंकि चीजें सुनी हुई याद रह जाती हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई पूछे तो 2 बताना, और अगर पहले लंबाई पूछ लेगा तो सुरेश है। हाँ। अगर मैं आपसे पूछ लूं इस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर पट्टियां कितनी है, 36 पट्टियां, कितनी पट्टियां भैया? 3 पट्टियां। और तीनों पट्टियों में सबसे नीचे का रंग कौन सा है और सबसे ऊपर का रंग? अगले प्रश्न को देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम पूछ रहा आपसे, क्या नाम है? कारगिल। कौन सा भैया? अब इस कारगिल के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, तो भारत की थल सेना ने इसका एक नया नाम दिया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया? तो कई बार प्रश्न आता है कि कारगिल युद्ध को किस अन्य नाम से जानते हैं, और यह ऑपरेशन विजय किसके द्वारा चलाया गया? थल सेना। क्या भारत की सेना थी या पाकिस्तान की सेना? हमें उस जगह को बाहर निकालना है। अब प्रश्न आ सकता है कि कारगिल नामक जगह कहां पड़ती है, यानी कि कारगिल नामक जो प्लेस है ये कहां पर है? वर्तमान में ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर और एक का नाम क्या है? तो ये वर्तमान में कहां पड़ता है भैया? याद रखना, लद्दाख के पास कुल जिले कितने हैं और जम्मू एंड कश्मीर के पास जिले कितने हैं? पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास टोटल जिले कितने थे? तो याद रखना, लद्दाख के 2 जिले, एक का नाम है कारगिल। क्या नाम है? कारगिल। और एक का नाम है भैया कारगिल और एक का नाम है ले। तो लद्दाख का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और दूसरा जिला कौन सा है? इस कारगिल लड़ाई के ऊपर पाकिस्तानियों ने अपना मिशन शुरू कर दिया था 3 मई को। कब कर दिया था? और भारत ने उस जड़ को खत्म कर दिया था आपके 26 जुलाई। और वर्ष की बात करूं तो 1900। और उस टाइम आपसे पूछ सकता है कि हमारे देश का पीएम कौन था और हमने किस तारीख को विजय हासिल कर ली। इसलिए विजय हासिल कर ली तो नाम पड़ जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस। तो दोस्तों एक नया प्रश्न आ गया आपके सामने, कारगिल विजय दिवस हम किस तारीख को बनाते हैं? अगर कभी भी प्रश्न आ जाए कि गुरुजी हमें कारगिल विजय दिवस मत बताओ, हमें इतना बता दो विजय दिवस कब आता है। क्योंकि विजय दिवस में क्या हुआ था कि हमने 16 दिसंबर 1971 को भारत की सहायता से पूर्वी देश जो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, उसको क्या बनवा दिया? तो बांग्लादेश आजाद होने की खुशी में 16 दिसंबर को क्या बनाया था आपके? अगर कारगिल विजय की बात करेगा तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि कारगिल नामक जगह ये कहां पड़ती है, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलना, लद्दाख बोलना। एक और बात सुन लो, कारगिल के ऊपर अटैक किसने किया था? ये पाकिस्तान का लास्ट अटैक था, यानी कि पाकिस्तान का कौन सा अटैक था? कई बार पेपर में ये पूछेगा दोस्त, पाकिस्तान के अटैक कितने हुए अपने ऊपर? 3। पहला हुआ था 1900, पाकिस्तान ने शुरू किए थे और जीते हमने, खत्म हमने किए। और दूसरा आपके 1900, जिसके माध्यम से हमने किसको अलग करवा दिया? बांग्लादेश। और तीसरा अटैक बोले तो कई बार परीक्षा में ये आता है कि सर 1962 क्या चीज है? तो 1962 के ऊपर आक्रमण चीन ने किया, यानी कि चीन ने किस पे किया? भारत पे। और जीता कौन? और इन तीनों युद्ध में जीता कौन? तो कई बार ये प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा युद्ध कारगिल युद्ध कहलाता है? और कारगिल युद्ध पे हमने विजय कब प्राप्त कर ली? और कारगिल युद्ध को सफल बनाने के लिए थल सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या करेंगे? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, 2003 तक रहा था। यह भी कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक शब्द आपने सुना है जिसे बोलते हैं देश बंधु, क्या बोलते हैं? यह नया प्रश्न है, ध्यान से याद रखना, देश बंधु। देश बंधु का जो किस व्यक्ति को देश बंधु बोलते, तो एक अंग्रेज व्यक्ति है जिसका नाम है CF एंड्यूज। CF एंड्यूज, क्या नाम है इसका? CF एंड्यूज नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस जलियांवाले बाग हत्याकांड को बूझकर की गई हत्या
की गई हत्या का नाम दिया है। तो कई बार प्रश्न आता है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा किस व्यक्ति ने दी थी? सी एफ एंड्यूज। और सी एफ एंड्यूज का उपनाम क्या है? लेकिन कई किताबों में आपने देखा है गुरुजी, हमने एक शब्द और सुना जिसका नाम आता है दीन बंधु। क्या नाम आता है? दीन बंधु। तो दीन बंधु कहा जाता है सी आर दास। सुना हो कभी? हाँ, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। तो सी आर दास का मतलब क्या है? चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? दीन बंधु। ये कौन है? और देश बंधु किसको बोला गया? सी एफ एंड्यूज को। और एंड्यूज ने कौन से कांड को या कौन से हत्या को या कौन सी घटना को जानबूझकर की गई हत्या का नाम दिया गया? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, हत्याकांड, ये किस वर्ष होता है? 13 अप्रैल 1900। और याद रखना, कारगिल लड़ाई के अंदर 527 जवान शहीद हुए थे भारत के, 527। लेकिन पाकिस्तान कहती है आपके 470 जवान शहीद हुए हैं। छोड़ो, अपने को क्या लेना, जो बीत गया समय। तो 1919 में यह घटना घटती है, याद रखना। और इस घटना घटने के कारण, इतना गलत कार्य करने के कारण, हमारा एक व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 2 उपाधियां मिली थी। कितनी उपाधि मिली थी? एक का नाम था सर और एक की उपाधि का नाम था नाइट। वेरी गुड। तो कई बार ये प्रश्न आते हैं कि नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि किसको दी गई थी? और रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि लौटा दी थी, लौटा दी। और ये लौटाई कब थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। और महात्मा गांधी को एक उपाधि मिली थी जिसको बोलते केसर की उपाधि। क्या मिलते? केसर ए हिंद कहा जाता है। और ये उपाधि भी गांधी जी ने लौटा दी। बस इतना प्रश्न याद रखना, इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के अंदर आदेश किसने दिया था? ये प्रश्न का ये बात है। यानी कि इसके ऊपर जो गोली चलाने का जो आदेश दिया, चलाने का, तो वो किसने दिया था? तो बोलोगे ओ जनरल डायर ने, जनरल डायर। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि जो जनरल डायर है, ये डायर की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या, इसकी हत्या। तो याद रखना, इसकी हत्या भैया भारत का एक व्यक्ति था, 1940 में ब्रिटेन में जाकर उसकी हत्या करता है उधम सिंह ने। तो उधम सिंह ने किसकी हत्या की? और जनरल डायर के कहने पर कहां पे गोलियां चलाई गई थी? पूरा देख ले। तो जनरल डायर ने गोलियां कहां पे चलाने के आदेश दिए थे? और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां घटता है? और कई बार इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के ऊपर एक प्रश्न बनता है, इसकी जांच किसने की? जांच। तो ब्रिटिश अधिकारी इसकी जांच करने के लिए एक आयोग भेजते हैं जिसका नाम क्या है? हंटर आयोग। क्या है भैया? और हंटर आयोग बताता है कि इसके अंदर कितने लोग मारे गए। यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसका, 379। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको नहीं मानती। और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में एक मदन मोहन मालवीय की सिफारिश के ऊपर एक कमेटी बनाई। और कमेटी कहती है इसमें 500 लोग मारे गए और 1500 से अधिक लोग क्या हो गए? घायल। लेकिन ये कहता है कि इतने लोग मारे गए, यानी कि 379 लोग। ये आयोग किसने बोला आपके? तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि हंटर आयोग किससे जुड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया? अंडमान और निकोबार की राजधानी। कोई बड़ी बात नहीं है, राजधानी याद रख लेंगे। अंडमान निकोबार आपका एक द्वीप समूह प्रदेश है। और यह द्वीप समूह प्रदेश कहां पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब बोलो गुरुजी, ये बंगाल की खाड़ी कहां है? जैसे ये आपके एक क्या है? भारत है। ये आपके कैसा भारत है? तो आप बोलोगे दक्षिणी भारत। कैसा भारत है ये? अब एक बात याद रखना, इस दक्षिणी भारत के यहां पे पानी फैला हुआ है। यहां पे क्या हुआ है? पानी है। और यहां पे भी आपके क्या फैला हुआ है? पानी। ये भी क्या है आपके भैया? और ये भी आपके क्या है भैया? और ये भी क्या है भैया आपके? इसका नाम तो है हिंद महासागर। और ये तो हिंद महासागर का एक हिस्सा लगता है और एक हिस्सा लगता है। तो कई बार प्रश्न आता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश है वो किस पानी के अंदर है? बंगाल की खाड़ी। अब ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जो राजधानी, इसका नाम क्या है? तो एक बात बताइए मुझे, चेन्नई किसकी राजधानी है? और मुंबई किसकी राजधानी है? तो एक बात बताइए आप मुझे, कोहिमा किसकी राजधानी है? कोहिमा।
और दिसपुर, दिसपुर, दिसपुर किसकी है? और भी बालक आ रहे हैं या ना भी समझने दो थोड़ी सी बात, न्यू चिल्लाओ जी रोड में छोड़े है। एक पर्सन और बता दो, इतना ही चिल्ला रहे तो ये बताओ मुझे आप कि दमन किसकी राजधानी है? याद रखना, दादरा नगर हवेली और दमन, और अकेली एक ही बन गई दमन। अगले पर्सन को देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया। पानीपत की लड़ाइयां बतानी आपको। पानीपत की लड़ाइयां, पानीपत की कुल लड़ाई कितनी हुई है? कुल लड़ाई इधर देखना दोस्तों, सारे कितनी लड़ाई हुई है? पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल को। कब हुई थी? और वर्ष बोले तो 1500। और दूसरी लड़ाई हुई थी आपके 5 नवंबर, वेरी गुड, 1556। और तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1700। इधर था एक व्यक्ति जिसका नाम था अहमद, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली। और बताते कि अहमद शाह अब्दाली जीत गया। कौन जीत गया? और इसके जो विरुद्ध खड़ा था वो खड़े कौन थे? मराठे। और मराठे हार गए। क्या हो गए? और ऊपर वाले युद्ध में याद रखना, एक साइड रेवाड़ी का नमक व्यापारी था जिसका नाम था हेमू, जो अंतिम क्या था? हिंदू, हिंदू शासक था आपके हेमू। और दूसरी साइड खड़ा था आपके बेरम खां। कौन खड़ा था? क्योंकि बेरम खां एक योद्धा था, लेकिन इसका जो संरक्षक, किसका संरक्षक था ये? तो कई बार ये प्रश्न आता है कि बेरम खां किसका सेनापति था? वेरी गुड। बेरम खां सेनापति था हुमायूं का। हुमायूं बोलता था इस नालायक को तू कभी कभार साथ ले जाए कर। ये युद्ध करने गया था, इसकी मात्र एज कितनी थी? 13 वर्ष का था ये। तो ये सेनापति तो था इसका भैया हुमायूं का, लेकिन इसका सेनापति कौन बनेगा बाद में? कौन बनेगा? तो इस युद्ध में जीत किसी हो गई, लेकिन राजा कौन है उस समय? तो नाम अकबर का चलेगा। और 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध होता है। एक साइड था इब्राहिम, इब्राहिम क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश था लोधी वंश। और दूसरी साइड जो भारत पे कूंज आक्रमण करता है जिसका नाम क्या है? और बाबर जीत गया। देखो बाबर ने भारत पे आते एक लड़ाई करी जिसका नाम क्या था? पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 1500। फिर बाबर ने एक लड़ाई की थी आपके 17 मार्च। कब की थी भैया? उसका नाम आता है 1527। ये इंपोर्टेड लड़ाई है, जरूरी है। फिर एक लड़ाई की थी आपके, उसका नाम आता है आपके भैया 29 जनवरी, 29 जनवरी 1528 को। फिर एक लड़ाई की थी जिसका नाम आता है 6 मई 1929, सॉरी 1529 को। तो ये ऊपर वाली लड़ाई का तो नाम है पानीपत। क्या नाम है? पानीपत की फर्स्ट। दूसरी लड़ाई का नाम आता है खानवा। क्या नाम आता है? खानवा। और तीसरी लड़ाई का नाम आता है चंदेरी। और चौथी लड़ाई का नाम आता है भैया आपके घाघरा। क्या नाम आता है? अब कई बार ये प्रश्न आता है कि जब बाबर ने भारत के ऊपर अटैक किया, क्या किया? तो भारत ने जो बाबर ने जब भारत पे अटैक किया तो बाबर की कौन सी लड़ाई थी वो? तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत में तो वो पहली लड़ाई है, लेकिन जीवन काल का उसका कौन सा युद्ध है ये? तो कई बार यही प्रश्न आता है कि बाबर द्वारा पानीपत के ऊपर जो आक्रमण किया था, ये बाबर के जीवन की कौन सी लड़ाई थी? लिख रखा 5वीं। कौन सी थी? फिर बाबर की छठी लड़ाई 7वीं और 8वीं आपको बताना है। तो 8वीं का नाम क्या है? घाघरा का युद्ध। और आपके खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1500। तो कई बार आपको तारीखें नहीं देता, तो आजकल क्या होता है एग्जाम वाला तारीख भी साथ लिखने लग गया। तो 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी के युद्ध में क्या था कि यहां पर एक मेवाड़ का शासक था जो राजस्थान से विलोम करता था, राणा सांगा। राणा सांगा हार जाता है, लेकिन कौन जीत जाता है? बताते कि राणा सांगा का एक सेनापति था जिसका नाम था मेदिनी राय। कौन था भैया? और मेदिनी राय ने इसके साथ युद्ध कर लिया। किसके साथ? बाबर। फिर मेदिनी राय हार गया। जब अपने राजा को नहीं बख्शा तो सेनापति तो हारेगा। फिर उसके बाद बताते कि घाघरा का युद्ध अफगान एक शासक था महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी और किसके बीच हुआ? और बाबर जीत गया। और कौन हार गया आपके?
यानी कि महमूद लोदी अफगान हार गए, और उसके बाद में बताते हैं कि बाबर 26 दिसंबर 1530 को मर जाता है, और इसका बेटा गद्दी पे आता है। कौन? और हुमायूं का बाद में बेटा कौन गद्दी पे आएगा? तो इस प्रश्न में इतनी बात याद रखनी है। तो यहां का राइट उत्तर क्या करेंगे? 1500। तो एक बात बताइए मुझे, 1492 के घटनाक्रम बता दो। 1492 में क्या हुआ था? नहीं, मैं 1492 पूछ रहा हूं। युद्ध नहीं हुआ था, एक पुर्तगाली व्यक्ति था जो अमेरिका की ओर चला जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस। तो कोलंबस नामक व्यक्ति ने किस देश की खोज की है? लेकिन वहीं से एक व्यक्ति आता है 1498 में, जो भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करता है। तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग किसने ढूंढा सबसे पहले? तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। अब एक बात बताइए, पानीपत की कुल लड़ाइयां कितनी हुई हैं? तू खड़ा हो जा शिवनाथ, तू बैठा रह चल। पानीपत की तीनों लड़ाइयां किस राज्य के अंदर हुई हैं? हरियाणा में पानीपत नामक जगह किसके लिए फेमस है? पानीपत नामक जगह किसके लिए फेमस है? याद रखना, आपके 22 जनवरी 2015 को यहां की सरकार ने एक नारा दिया जिसका नाम आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका उद्देश्य सीधा था कि भारत में जो लिंगानुपात की स्थिति घट रही है उसको सुधारा जाए। तो लिंगानुपात में बढ़ोतरी लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां से शुरू होता है? पानीपत से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर कौन सा है? तो सही उत्तर आ जाएगा आपके, और उदयपुर को ही हम क्या बोलते हैं? अब कई बार प्रश्न आता है पिंक सिटी कौन है? अब कई बार प्रश्न आता है आपके ब्लू सिटी कौन है? अब एक बात बताइए, इनमें से किस जगह पे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? सॉरी, ऊंट मेला लगता है आपके। तो ऊंट मेला सबसे बड़ा बढ़ता है आपके पुष्कर। और पुष्कर नामक जो शहर है ये किस नदी के किनारे? पुष्कर नामक शहर है। वेरी गुड। अगर शहर पूछे नदी तो बताना लूणी नहर। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, लास्ट है, झीलों का देश किसको बोला है? झीलों का देश बोले ना, देश, तो बोलना है फिनलैंड। क्या बोलोगे? 1000 झीलों का देश फिनलैंड। एक बात बताइए, अगर झीलों को समझना है, आपको क्या करना है? समझना है, तो उसका आप क्या करोगे? और झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यूरो थोड़ी हो जाएगा, लिम्नो लिम्नोलॉजी। अब एक छोटा सा प्रश्न बताएगा मनीष, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, ऊंची खारी दुनिया की, लद्दाख के अंदर है, पेगोंग झील। अब एक प्रश्न और बता दे, भारत की ऊंची झील, भारत की ऊंची, भारत की पूछ रहा हूं मैं, विश्व की सबसे ऊंची है टीटिका का, भारत की बताइए। चोलामू, चोलामू। और चोलामू पड़ती है आपके कहां पड़ती है? अब आप में से कोई बताएगा मुझे? एक झील का नाम है सुपीरियर। क्या नाम है? सुनना। और एक झील का नाम है आपके भैया कैस्पियन। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। ये दो झीलें हैं, कैस्पियन और आपके सुपीरियर। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? जब सागर शब्द आ गया तो वो खारा है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और दुनिया की सबसे बड़ी ताजा पानी की बड़ी झील, ये तो पड़ती है आपके कनाडा व यूएसए की सीमा पर, और ये पड़ती है आपके एशिया महाद्वीप में, ठीक ना? एशिया महाद्वीप में आके यहां पे क्या करूं? अब शिवनाथ दो बात बताएगा। शिवनाथ, एक तो है आपके गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी, इसे हिंदी में बोलेंगे आपके स्वर्ण नगरी। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, इसका नाम है जैसलमेर। और एक पर्सन और पूछेगा आपसे, एक और सुनना,
एक का नाम आएगा सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी। क्या आएगा? किसको बोलते हैं? जोधपुर को। ये उपनाम याद रखने, ज्यादा हार्ड नहीं है प्रश्न। बैंकॉक किसकी राजधानी है? सफेद हाथियों का देश कौन सा है? अब एक बात बताइए मुझे, मोतियों का देश कौन सा है? मोतियों का देश अगर ऑप्शन में श्रीलंका दे रखा तो श्रीलंका को कर सकते हो, नहीं तो आप करोगे मालदीव को। किसको करोगे? इनमें से किस देश के अंदर सबसे ज्यादा चाय का निर्यात होता है? चाय का निर्यात करने वाला, तो आपको जवाब क्या देना पड़ेगा? अगर मैं आपसे पूछ लूं चाय का उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, और चाय का उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन है? अब एक बात बताइए, चाय जो उत्पादन करते हैं इसके लिए मिट्टी का नाम बता दो बस। थाना आवे तो किमी को नहीं तुक्का ही मारे जाओ गलत, और टाबर गलत याद रख ले, चुप कौन रह जाके। थाना पहली, और यो युवराज भी एक छोरो होगो, राहुल भी और राजवीर भी तो है। ले पकड़ ले, कोई जागरण मारे हो के? सतगुरु का चेला है ये, धंधन सतगुरु का, राम रहेगा। इसकी एक बात बताइए मुझे, मुद्रा का नाम बता दो, मुद्रा। बेहद क्या नाम है? अब एक बात बताइए, दुनिया की सबसे लंबी तटीय वाला देश, यानी कि प्रश्न है विश्व की सबसे सबसे लंबी लंबी तटीय सीमा वाला देश। तटीय बोल दो या बोल दो जलीय, जलीय सीमा, सीमा वाला। मेरा मतलब क्या है, ऐसा कोई देश है जिसके चारों ओर जलीय सीमा ज्यादा लगती है, तो वो कौन सा है? लेकिन अगर प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय यानी कि भूभाग ज्यादा लगता है, तो बताना है चीन। क्या बताओगे? चीन। अब एक बात बताइए, चीन विश्व का बड़ा देश है या छोटा देश है? मैं बोलता हूं गलत बात है, विश्व का बड़ा देश कौन सा है? अगर जनसंख्या में बड़ा देश बोले तो? अगर मैं आप यहां पे रूस ना लिखूं, क्या ना लिखूं? अब मैं पूछ लेता हूं, दिए गए ऑप्शन में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दिए गए ऑप्शन यानी कि जितने भी देश लिखे इनमें से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ओडो ये थे नहीं पढ़ो, फैल होते मैं कह दियो। और ये देख थे खपा खप बताओगा, रूस, कनाडा, उसके बाद में आपके चीन, और उसके बाद में यूएसए, और उसके बाद में आपके ब्राजील, और ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में भारत। दुनिया का पहला देश बोले तो क्या बताओगे? और उसके बाद में कौन दिखा था ना? कौन दिखा? तो पेपर में आप दिख जेगो ऑप्शन, जब नंबर आऊंगा ना दो, जब दिखेगो। जो काला मोती या अंग्रेजी में से बोलते हैं ब्लैक, ब्लैक पेले, नाम से पता चल गया ब्लैक पेले। यार फिर देख मैंने लिख भी दिया, इसे काला मोती को क्या बोलते हैं? ब्लैक पेले। तो इसमें उत्तर भी आ गया आपके। कई बार यही प्रश्न आता है कि जो पेले नामक व्यक्ति है कहां का व्यक्ति है, और ये कैसा प्लेयर है? ओडो ये फैलो थे सारा। हाँ ये सही है आपके, माराडोना। ये भी किसका प्लेयर आपके? और इसका भी संबंध पूछे तो आपको बताना है अर्जेंटीना। अब एक बात बताइए, जो नीचे दो महिलाएं दिखाई दे रही है, क्या तो कुछ दिखा? कोई नाम ही नाम दिखा है। बिल्कुल, ये क्या खेलती है? टेबल टेनिस नहीं खेलती है। कैसा खेल खेलती है? लोन टेनिस, ठीक है ना। सानिया मिर्जा को देखा होगा आपने, सानिया मिर्जा को। रैकेट होता है कि कोस्को टाइप की गिंडी हो है, पीली पीली सिरंगी। हाँ गिंडी यानी कि बॉल है। तो ये टेनिस खेलती है। दोनों कहां के? ये अमेरिका। नाम और जरूरी है, कई बार ये प्रश्न आता है। विनेस विलियम्स नामक जो एक प्लेयर है, ये किस देश की प्लेयर है और किस खेल से? ये
एक प्लेयर का नाम आएगा मेसी, क्या नाम आएगा? एक प्लेयर का नाम आएगा रोनाल्डो। रोनाल्डो तो है पुर्तगाल का, कहां का है? और जबकि मेसी प्लेयर नामक ये कहां का आपके? अर्जेंटीना। पेले नामक जो प्लेयर है किस खेल से है? और आपके माराडोना नामक भी, जबकि ये अर्जेंटीना का है, जबकि पेले कहां का है? कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगर प्रश्न आ जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा गोल फुटबॉल में किसने किए गोल, तो सबसे ज्यादा जो गोल है ना वो 208 अंतरराष्ट्रीय मैच के अंदर इसने 123 गोल किए। कितने गोल किए? एक शब्द मिलेगा आपको, सुनील छेत्री। क्या मिलेगा? और ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और ये किस देश से है? भारत में। किससे भैया? तो यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा यानी कि गोल तीसरे नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे कौन आपके? मेसी। कौन है भैया? मेसी। अच्छा प्लेयर है मेसी, वर्तमान में यही चल रहा है, रोनाल्डो फेल हो रहा है धीरे धीरे। अगले प्लेयर को देख, अगले प्लेयर के अगले क्वेश्चन को देखिए। गंगटोक राजधानी। एक बात बताइए, जो फुटबॉल मैच होता है वो 70 मिनट का होता है या 90 मिनट का होता है? पक्का पता है? हाँ, और आपके 35-35 मिनट का किसका मैच होता है? हॉकी का या कबड्डी का? हाँ, 20-20 का कबड्डी का होता है, हॉकी का आपके 35-35 मिनट का। अगला देखिए, गंगटोक राजधानी। और इसकी क्या है भैया? और इसकी क्या है? अब एक बात बताइए, दो बातें पूछ रहा हूं दोस्तों, आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अगर प्रश्न आ जाए कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य समूह है, इस राज्य समूह में सबसे पूर्व में राज्य कौन सा? सबसे पूर्व में राज्य। वेरी गुड। सबसे पूर्व में राज्य कौन सा है? अगर पूर्व में राज्य बोले तब बताना, अगर पूछ ले सबसे पूर्व में राजधानी कौन सी है, क्योंकि इस अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यहां पर है, इसका नाम क्या है? लेकिन नागालैंड की राजधानी यहां पड़ती है, जिसका नाम क्या है? अगर राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। अगर भारत में कोई भी राजधानी सबसे पूर्व दिशा में कौन सी है, तब आपको क्या बतानी है? और कोहिमा किसकी है? कई बार प्रश्न आता है कि नागालैंड राज्य भारत का कब बना था? 1963 में। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? सिक्किम 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य कब बना था? अरुणाचल प्रदेश तो याद रखना 1987 में। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कमेंट करके सारे बताना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। देखो, चाय जो होती है ना, ये पहाड़ी ढालों पे होती है। कहां होती है? पहाड़ी ढलानों पर। और चाय की जो खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी? मृदा भी बताया था, लेटे राइट। एक बात बताओ दोस्तों, अभी ये प्रश्न पढ़ा था ना, मैंने बताया था ना लेटराइट मिट्टी। अब दोबारा प्रश्न आया, प्रश्न को देखा आपने और चीज को याद रखा, याद हो गया ना। ज्यादा प्रश्न पढ़ने से, सुनने से, बार बार देखने से चीजें याद होती है। किताब लिया हो आप, किताब में क्या होगा? किताब में छोटे छोटे जीडी वो दे रखे होते हैं अक्सर, जिनका साइज कोई छोटा 11 साइज का है, कोई 12 साइज का है। वो दिखते नहीं है, आधे घंटे तो पढ़ते। बंदे ने रील चला, ओहो सुमन को मैसेज आ गया क्या है यार, बस फोन देखो, फोन में याद रहे सुमन के लिखो हो, दिल भेजो है, क्या तारीख ने भेजो, वो याद क्यों देखो थे। अब इसको देख रहे हो आप, लेटराइट मिट्टी को, और लेटराइट किसके लिए? चाय के लिए। अब देख रहे हो ना, ये याद हो रही है ना। बस थ्योरी को जितना देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, याद नहीं, प्रश्न देखो आप दबा के। अब एक बात, कई बार ये प्रश्न आता है कि उपजाऊ मिट्टी जो होती है मैदानों में, इस मिट्टी का नाम क्या है? याद रखना, इसको पहले बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे? अगर खादर ना हो तब आप क्या बोलोगे? क्योंकि जलोढ़ की जो नई मिट्टी होती है वो ही कहलाती है खादर। और इसके लिए कैसी फसल अच्छी मानी जाती है? और प्लस में आपके। अब एक बात बता दो, ये 2 फसलें हैं, कितनी फसलें हैं? आज पहली बार बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। इन दोनों फसल में से कौन सी फसल भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है? और उत्पादन भी किसका होता है? लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती होती है,
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भरा पड़ा इससे, गेहूं से। गेहूं अनुसंधान केंद्र भारत के पूसा बिहार के अंदर है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो चिल्का झील एक कैसी झील है, खारे पानी की, ध्यान से सुनना, कैसी झील है ये, और ये एक कैसी झील है, तटीय झील है। कैसी झील है ये, तटीय झील का मतलब क्या देखा कि आपने, ये समुद्र के किनारे बनी हुई है, कहां बनी हुई है, और यानी कि ये कौन से तट पे लगती है, क्योंकि भारत की ये दिशा पश्चिमी है तो इस वाले तट का नाम पश्चिमी तट है, और ये दिशा पूर्वी है इसलिए इसका तट का नाम क्या है। और पूर्वी तट पे जितनी भी झीलें होती है उनको तटीय झील बोलते हैं, या उनको बोलते हैं लेगून झील। क्या बोलते हैं उनको। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, और याद रखना लेगून झीलों के अंदर किसका पालन ज्यादा होता है, मछली का। किसका होता है, लेकिन इस मछली की दृष्टि में देखा जाए तो इस झील के अंदर एक मछली पाली जाती है, झींगा। तो कई बार प्रश्न आता है कि झींगा मछली का पालन किस झील में है, और ये चिल्का झील किस राज्य में है। अब याद रखना दोस्तों, कई बार प्रश्न आता है कि चिल्का झील भारत की खारे पानी की कैसी झील बतानी है आपको। अगर प्रश्न आ जाए कि क्षेत्रफल में यानी कि 1165 वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, लेकिन इसके बाद लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील कौन सी झील है भैया। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, और तीसरी पहली कौन सी है, और तीसरे नंबर की कौन सी है। और पुलिकट कहां पड़ती है, और चिल्का कहां पड़ती है, और चिल्का झील कैसी है, और चिल्का झील किस प्रकार की झील है। लेगून झील कहां बनती है, यानी कि तटों पे बनती है। कहां बनती है। अब एक प्रश्न और पूछूं, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील, यानी कि ताजा का मतलब मीठा पानी, विश्व की नहीं भारत की, बस इस प्रश्न में इतना ही याद रखना, आगे बढ़ते हैं। आराम भाई साहब, इनको याद भी रखना है। थे तो नाश्ता करो, मैं नाश्ता ही कौन करूं। लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि पूर्व होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। समझते हो कारण क्या है भंग होने का, वो सुन लो मेरी बात। कारण क्या है भंग होने का, क्योंकि यहां से देश का नेता कौन बनता है, देश का प्रधानमंत्री आमतौर पे कहां से निकलता है। अगर नेता गलत काम करेगा तो इसको हटाना भी चाहिए ना। अब इसलिए क्या होता है, लोकसभा के अंदर मान लो 100 सीटें, कितनी सीटें, अगर किसी पार्टी को अपना नेता बनाना ना, तो इसका 51 यानी कि 50% से एक सीट फालतू होनी चाहिए। इसको बोलते पूर्णतः बहुमत। क्या बोलते हैं। अगर किसी प्रधानमंत्री को बना रहना है तो अपनी पार्टी का उस सदन का पूर्णतः बहुमत हमेशा उसके पास होना चाहिए। अगर इस 51 सीटों में से कोई व्यक्ति अपना पद छोड़ दे या किसी दूसरी पार्टी की ओर चला जाए तो पूर्णतः बहुमत गिर जाएगा, और उसके विरोध में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाते हैं, ताकि प्रधानमंत्री को हटा सके। ये विपरीत पार्टी लाती है, विरोधी पार्टी। तो अभी बीजेपी के पास पूर्णतः बहुमत खूब ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लोकसभा समय से पूर्व या तो करवा सकते हैं भंग, या प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री जब हट जाएगा तो लोकसभा भी क्या हो जाएगी, भंग। तो ये समय से पूर्व, याद रखना, समय से पूर्व आपके 8 बार भंग हुई है। कितनी बार हुई है। अगर मैं आपसे पूछ लूं लोकसभा कितनी बार भंग हुई है, मैंने क्या बोला, लोकसभा कितनी बार भंग हुई है। क्योंकि लोकसभा एक कैसा सदन है, क्योंकि लोकसभा का एक समय है, कितने साल तक चलाना आपको। अगर यह लोकसभा ढंगू ना चला तो पहले ही गिरा दो, पहले भी गिरा दो। अस्थायी सदन है। कैसा सदन है ये, अस्थायी सदन है। तो अस्थायी सदन होगा जो, वो क्या होगा, हमेशा भंग होगा। तो पहले भी कर सकते हो भंग, और समय होने के बाद भी कम करना पड़ेगा। तो अभी तक कितनी बार हो चुकी है, लेकिन समय से पहले ही हो चुकी है। एक तो याद रखना आपके 1970 में, कब हुई थी, और एक हुई थी आपके 1977 में, एक हुई थी आपके 1979 के अंदर, फिर आपके हुई थी 1984 के अंदर, फिर आपके 1989 के अंदर, फिर आपके हुई थी 1991 के अंदर, फिर आपके 1997 के अंदर, और फिर आपके हुई थी 1999 के अंदर। कब हुई थी भैया, 1999।
तो ये कई बार क्रम पूछ लेता है, रीट वालों के लिए बहुत बार आता है। आर्मी पढ़ो तो पढ़ो, ना तो ना पढ़ो। पर्सन इंपोर्टेड क्या है कि लोकसभा क्यों है, भंग हुआ है, और ये भंग समय से पूर्व होती है। और इसको कौन करवाता है? कौन करवाता है? हमेशा प्रधानमंत्री करवाएगा। और कौन करेगा? वेरी गुड। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कई बार प्रश्न आता है कि ये बात कहां पे लिखी गई है, अनुच्छेद पूछता है किस अनुच्छेद में ये बात बोली गई है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद है। राहुल एक बात बता, तुझे लोकसभा का नेता बनना है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता बनना है, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनना हो तो अगर लोकसभा के अंदर कोई सदस्य बन जाता है तो उन सदस्यों में से एक अपना एक लीडर निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का भी, और लोकसभा के बहुमत दल का नेता, इसका भी कार्यकाल। अब एक बात बताइए, लोकसभा है, इस लोकसभा के अंदर कुल सीटें कितनी है? अगर प्रश्न आ जाए लोकसभा की अधिकतम सीटें, ये अधिकतम, जब तक प्रश्न में ऐसा शब्द ना मिले ना, अधिकतम ना मिले, तब तक आपको कितनी सीटें बतानी है। जैसे ही प्रश्न में अधिकतम मिले तो 500। हाँ, अब बात आपकी सही है, क्योंकि 552 थी, 552 थी, लेकिन ये 2 सीटें वर्तमान में इसको 2030 तक के लिए हटा दिया गया। और ये थी भैया एंग्लो इंडियन समुदाय। एंग्लो इंडियन समुदाय का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटिश व्यक्ति है ना, उसको बोलते हैं एंग्लो। क्या बोलते हैं? और भारत की महिला से जो भी संतान हुई तो वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। समझ गए? पापा पुपा होगा और कहेंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? आंगल शब्द ब्रिटिश के लिए काम लेते थे। तो ब्रिटिश जो पुरुष है ना, वो आंगल है, उस आंगल ने भारतीय महिला के साथ विवाह रचाया, उसके बाद जो संतान हुई वो क्या हो गई? एंग्लो इंडियन। फिर उसके बाद जो संतान हुई वो भी क्या हो गई? बस ऐसे चलती रहेगी कड़ी, क्योंकि अब तो मौका नहीं मिल रहा उन आंग्लों को आने। हाँ, वैसे जा सकते हैं वहां पे और प्रेम करके फिर संतान कर सकते हैं। एक ये 4 प्रश्न और देख लेते हैं, 100 कर लेते हैं पूरे। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न आराम से पढ़ लेंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम है ये, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और ये पड़ती है आपके देहरादून। कई बार प्रश्न ये आता है कि थल सेना एकेडमी कहां पे? थल सेना, अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछू क्यों? मैं उरे थल सेना बात करूं, एक खड़गवासला पुणे। हेर भगवान, या एकेडमी, और एकेडमी ने क्या बोला है? आई से इंडियन, इंडियन यानी कि थल, और मिलिट्री मतलब सेना। अरे एक ही बात है जकोई, मैं हिंदी में लिख दियो। हाँ, और गलत, बस गलती होगी, ले भाई तय भारतीय ले ले। एक आएगा वायु सेना, क्या आएगा? अब बता कहां पे? ईसा है, देख ले, थारो कोई दोस्त को नहीं है। माटी है जमाई, माटी कितनी बार पढ़ा दी, माटी है जमाई। तीन चीज याद रखनी है। एक आओगा नौसेना, क्या आएगा? ये सही बता देंगे, ये पक्का बता देंगे। यो देख बेंगलोर, एक ही गलत बता रहे। हाँ मनीष, काल परसों करवाया यो, काल परसों। हाँ राजवीर, तेरे तो ज्वाइनिंग लेटर आ रखे जयपुर हेडक्वार्टर के अंदर, बताओ इसका। एजी, एजी माला, वेरी गुड, ये केरल। अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये याद रखना, पुणे। अब शिवनाथ बताएगा। शिवनाथ, जितनी भी आपके सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आपके एयरफोर्स हो, चाहे वो आपके नेवी हो, इन तीनों का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? हेड क्वार्टर। वेरी गुड। अगर सेनाओं का क्वार्टर पूछे ना, हेड क्वार्टर, तब तो नई दिल्ली बोलना है। अगर सेनाओं के लिए अकादमी पूछ लेना, तब अकादमी अलग अलग जगह पे।
इसकी अकादमी तो है देहरादून में, देहरादून में, और वायु की हैदराबाद में, और नौसेना की केरल बता देना। एजीमाला कनून नामक एक जिला पड़ता है केरल के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए। तीनों के सर्वोच्च कमांडो, हाँ अध्यक्ष बोलेगा तो सीडीएस हो जाएगा अनिल चौहान। बगीचों का शहर, अगला और देखिए। जैन धर्म के संस्थापक का नाम पूछ रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं जैन धर्म का संस्थापक कौन है, मैं यहां पे कर दूं नन तो गलत हो जाएगा। मैं यहां कर दूं गलत, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो मेरा उत्तर सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। इसने बोला है जैन धर्म के संस्थापक बोला है। अगर प्रश्न आ जाए कि जैन धर्म के, जैन, हाँ वेरी गुड, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, अगर यहां ऑप्शन में मैं कुछ और लिख देता, ऑप्शन में मान लो मैंने यहां लिख दिया महात्मा बुद्ध, तब आपकी बात बिल्कुल सही हो जाती। लेकिन ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। क्या पता एग्जामिनर के माइंड में यहां पे एक लाइन लिखना होता और वो लिखता किसको? ऋषभ देव को। किसको लिखता भैया? ऋषभ देव को। और वास्तविक संस्थापक कौन आपके? और पार्श्वनाथ कौन से नंबर का है? तो एक बात बताइए मुझे आप, जैन धर्म की बैठकें कितनी हुई है? बैठकें, जैसे बौद्ध धर्म की बैठकें कितनी पढ़ी आपने? बौद्ध धर्म की बैठकें जिसको हम संगीति बोलते हैं, तो बौद्ध धर्म की बैठकें पढ़ी आपने 4। कितनी पढ़ी है? एक पढ़ी है जिसको आप क्या बोलते हो? राजगृह। क्या बोलते हो? फिर पढ़ते हो आप वैशाली। कहां पढ़ते हो? और फिर पढ़ते हो पाटली। और एक फिर जम्मू कश्मीर में चले जाते हो पाटलिपुत्र। उस जम्मू कश्मीर का नाम है कुंडल ग्राम या वन, कुंडल वन, क्योंकि कुंडल ग्राम नामक बिहार में जगह है। और बौद्ध धर्म की अगर पूछे तो 4 बैठ के बतानी है, जबकि जैन धर्म की पूछे तो आपको कितनी बतानी है? एक का नाम है पाटलिपुत्र और दूसरे का नाम है मथुरा। क्या नाम है? तो बौद्ध धर्म की 2 बैठ के हुई है, और जैन धर्म की 2 बैठ के, और बौद्ध धर्म की। अब इतना बता दो, जब बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक की गई थी तब राजा कौन था? राजा नहीं, जिसने अंतिम युद्ध किया था कलिंग के ऊपर, अशोक। कौन था भैया? अशोक। तो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो, फिर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। क्या दिया गया प्रश्न में? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये क्या आपके चंद्रमा, ये आपके सूर्य, और ये आपके क्या हो जाएगा? अर्थ। अगर ये तीनों एक दिशा में हो, तीनों एक दिशा में, तो इसको बोलते हैं आपके भैया सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? याद रखना, अगर आपसे पूछ ले सूर्य ग्रहण और क्या पूछ लेगा आपसे, तो चंद्र ग्रहण। तो ध्यान देना, चंद्र ग्रहण में क्या होगा? एक साइड तो आपके सूर्य होगा, और एक साइड आपके अर्थ होगा, और एक साइड आपके क्या होगा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा भी चाहता है कि मेरे ऊपर आना चाहिए, लेकिन बीच में कौन आ गया? तो इस ग्रहण को अपन क्या बोलते हैं? तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, याद रखना, ये एक वर्ष के अंदर अधिकतम हो सकते हैं 5 बार। कितनी बार? और एक वर्ष के अंदर कम से कम हो सकते हैं, याद रखना, जब एक वर्ष में 2 बार होंगे तो दोनों क्या होंगे? तो आपको इतना पता चल गया, जब कभी कम से कम ग्रहण होते हैं तो चंद्र ग्रहण कभी नहीं होते। क्या होते हैं? और सूर्य ग्रहण कितने होते हैं? लेकिन जब अधिक से अधिक होंगे तो आपके 5 क्या होंगे? ग्रहण, जिनमें से आपके 3 क्या होंगे? सूर्य ग्रहण, और 2 क्या होंगे? चंद्र ग्रहण। और आपसे पूछ सकता है, ये होता है अमावस्या को। कब होता है? और ये होता है आपके। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, जो मून नामक उपग्रह है या ग्रह है, और पृथ्वी नामक ये ग्रह है या उपग्रह? याद रखना, उपग्रह तो ग्रह का चक्कर लगाता है, जबकि ग्रह किसका चक्कर लगाता है? यानी कि सूर्य एक प्रकार का क्या है? जहां तारा होगा वहां पे गैस कौन सी होगी? H2। हाँ, और दूसरी कौन सी होगी भैया? अब एक बात बताइए, नोबल गैस है या ये नोबल गैस है? जो अपनी क्रिया नहीं करती वो क्या होती है? नोबल गैस। और जो क्रिया करती है वो क्या होती है आपके? यानी कि आपके क्रियाशील गैस होती है, और एक होती है आपके अक्रियाशील गैस। तो आवर्त सारणी के अंदर सबसे ऊपर तत्व कौन सा होता है?
क्योंकि इसलिए ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व भी कौन सा है। और दूसरा पूछे तो, लेकिन आपने देखा कि गुरुजी गुब्बारे में तो हल्की गैस भरते हैं, हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते? क्योंकि यह ज्वलनशील होती है और ये नहीं होती है, क्योंकि क्रिया ही नहीं करती, इसलिए गुब्बारे भरते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।